तो मेरे प्यारे भाइयों, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और ये बीपीएससी 69th का जो मेंस होने वाला है उसको टारगेट में लेके किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, चूंकि मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, तो आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास प्रोग्राम पॉलिसीज का नाम पता होना चाहिए और किस तरीक़ा से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनका क्या अचीवमेंट्स हैं वो पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार का और इंडिया का दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और मैं दोनों यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक सर्वे में आधा जो है हमने ऑलमोस्ट डन है, हमारा हाफ जो है इकोनॉमिक सर्वे वो कंप्लीट है। इसमें इकोनॉमी ऑफ बिहार, स्टेट फाइनेंस सिस्टम, इंटरप्राइजेस सेक्टर बिहार के अंदर, ई गवर्नेंस, रूरल डेवलपमेंट हमने कर लिया है। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारे पास बचा हुआ है अर्बन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है एक बचा हुआ, और फिर एनर्जी सेक्टर। तो 6 चैप्टर 7 चैप्टर और हमें करने हैं। इसको इस वीडियो के अंदर ही निपटा डालना है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आपको बस सुनना है और नोट्स बनाना है। चलिए बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट बिहार में किस तरीका का हो रहा है। देखिए, इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू देता हूँ पहले। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बस बताया गया है कि बिहार के अंदर अर्बन डेवलपमेंट को लेके क्या स्कीम्स चल रही हैं, नेशनल स्कीम्स क्या क्या हैं, और बिहार का स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्या स्कीम है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सेंसस 2011 के हिसाब से जो बिहार का अर्बन पॉपुलेशन था वो सिर्फ 1.18 करोड़ था। ठीक है, जो कि लगभग 11.3% के आसपास आ जाता है। ठीक है, लेकिन 2022 में माना जा रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 2.02 करोड़ हो चुका है, यानी लगभग 16%। ये लगभग 16.2% है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे आप लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन इन बिहार जो है वो इंक्रीज हो चुका है, वो 16.2% हो चुका है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। ठीक है, इस तरीक़ा से आप यूज कर सकते हैं इस डेटा का। अर्बनाइजेशन रेट इन बिहार जो है वो बढ़ा है। ठीक है, कंट्री देश के अंदर जो अर्बनाइजेशन रेट है 31.2% है। ठीक है, और बिहार का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो देश का अर्बन पॉपुलेशन का मात्र 4.2% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज अगर इंडिया का अर्बनाइजेशन रेट देखा जाए तो उसके हिसाब से बिहार का अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट हाफ है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ। उसके अलावा बताया गया है कि बिहार का जो 26 सिटीज है, 26 सिटीज जो बिहार के अंदर है, उनका पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा है। ठीक है, पटना का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन जो बिहार का है वो काफ़ी अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो साउथ बिहार है, जो गंगा के इस पार वाला बिहार है ये, ठीक है, बिहार इस तरीक़े से कुछ है। तो ये गंगा आपका जाता है, तो गंगा के इस तरफ वाला जो बिहार है, साउथ बिहार, वो ज़्यादा अर्बनाइज्ड आपको मिलेगा इन कंपैरिजन टू नदर्न बिहार। ठीक है, इसके अलावा जो स्कीम्स की बात की गई कि क्या क्या जो है स्कीम्स लगाए जा रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो एक तो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम हाल ही में स्टार्ट किया गया, गंगा जल आपूर्ति योजना इसको कहा जाता है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, और ये 7 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। प्रीलिम्स में तो भाई डायरेक्ट डेट ही पूछ दिया था, रद्द ही कर दिया। इसमें क्या है कि आपको पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई करना है सौदर्न बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 शहरों में, राजगीर में, गया में, नालंदा में और बोधगया में। ठीक है, तो गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर आपको याद रखना है। सॉरी, ये नालंदा नहीं है भाई, ये नवादा है, नवादा में प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो नवादा में, गया में, राजगीर में और बोधगया में। ठीक है, उसके अलावा 7 निश्चय तो आपके जुबान पर होना चाहिए। 7 निश्चय योजना अगर आप याद करके नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत अपने साथ, आप समझिए कि एक गलती कर रहे हैं भाई। 7 निश्चय योजना 2 का तो एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 7 निश्चय योजना 2 जो है वो दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, और 7 निश्चय 2 का जो कुछ कंपोनेंट है, 7 में से कुछ जो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, वो अर्बन एरियाज के लिए क्या क्या है, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, और हर घर पक्की गली और नली। ये आपका बिहार का 7 निश्चय 2 योजना जो है उसमें से 3 प्रोग्राम अर्बन डेवलपमेंट को लेके।
तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना यानी हर घर नल योजना में आपको याद रखना है कि इसका एम है ये कि जो हाउस हर घर जो है उसको जो पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाए। ठीक है, हर घर को कम से कम 70 लीटर का टैप वाटर पर पर्सन ऑन अ डेली बेसिस दिया जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, इसमें क्या है कि घर तक पक्की नली गली हर क्या है, हर घर तक जो है कम से कम पक्की नली गली पहुंचाना, ये इसका मकसद है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि फलाना फलाना घर जो है इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपको याद नहीं रखना है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम, तो भाई ये तो नेशनल गवर्नमेंट का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 20,000 करोड़ इसमें इसमें जो है इसके लिए एलोकेट किया गया था। ठीक है, और ये पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो जून 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया था 20,000 करोड़ के साथ। और इसका दो ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो ये है कि पॉल्यूशन जो हो रहा है गंगा के अंदर, इतना ज़्यादा गंगा का पानी जो पॉल्यूटेड हो चुका है, उसको कैसे कम किया। तो नमामि गंगे योजना जो है ना 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, इसके लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया था। इसका दो ऑब्जेक्टिव है कि पहली बात तो गंगा नदी का जो पानी इतना प्रदूषित हो गया है उसको कम करना है ना, और रिवर गंगा को जीर्णोद्धार करना, पूरी तरीक़ा से रिजुवनेट करना, उसको कंजर्व करना। इसके अंदर क्या क्या किया जा रहा है? पहली बात तो सीवरेज ट्रीटमेंट, जितने भी सीवरेज के पानी जो है गंगा में जा रहा है उसको ट्रीट करके डाला जाए। रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन गंगा के किनारे, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, इसी के कारण तो गंगा इतना गंदा हो गया भाई। गंगा के किनारे जो 20 सिटीज बसे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, उसको इसमें टारगेट किया गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना एक तरह से कहिए कि ये अर्बन पुअर को टारगेट कर रहा है। इस तरीक़ा से उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस किया जाए स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। इसमें क्या होता है कि हर साल टारगेट दिया गया है कि भैया हर साल जो अर्बन पुअर हैं उनमें से लगभग 5 लाख लोगों को हर साल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि उनका जो एक एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ाया जा सके। इसमें अर्बन होमलेस के लिए जो है शेल्टर का भी व्यवस्था किया गया है, पुअर के लिए सब्सिडी, और स्किल ट्रेनिंग और सोशल मोबिलाइजेशन जो है, ताकि उनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। उसके अलावा क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन के अंदर जो अर्बन वाला जो पार्ट है उसमें क्या किया गया है? तो पहली बात तो बिहार का जितना भी जो अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं वो हर घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। 2020 के अंदर 18 सिटी जो है उनको ओडीएफ सर्टिफिकेट दिया गया था 2021 के अंदर, और 24 सिटी जो है वो डिक्लेयर्ड ओडीएफ प्लस कर दिए गए थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे अब आपको बैकग्राउंड में जो है ना हर जो आपका इसका आपको असर दिख रहा होगा, घर गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल के म्यूजिक बज रहा है, एक्चुअली गाड़ी वाला आया हुआ है, सॉरी कचरा हम लोग देते हैं ना, तो वो तो भाई सफाई वाला है। वोमेन ऑफ स्लम एरियाज सॉरी वोमेन ऑफ स्लम एरियाज आर बीइंग ट्रेंड फॉर यूजिंग मशीन्स इन क्लीनिंग द सीवरेज सिस्टम। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ाना भी है, इसका काम है। बायो माइनिंग टेक्निक को जो है मुजफ्फरपुर, पटना, गया, मुंगेर में यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद क्या रखना है? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शहरी वाला जो कंपोनेंट है, अर्बन कंपोनेंट, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा अटल अमृत ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भाई। अमृत स्कीम है, हृदय स्कीम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। अमृत स्कीम क्या कर रहा है? अमृत स्कीम जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और रिजुवनेशन के लिए, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद ये है कि किस तरीक़ा से जो लोग शहर में रहते हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, कैसे? उनको बेसिक सिविक एमेनिटीज़ प्रोवाइड करके। ठीक है, और ख़ास करके इनका फोकस जो होता है पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उनके ऊपर होता है। इसके अंदर मेन कंपोनेंट है वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, सीवेज ट्रीटमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेसेज। ठीक है, पटना मेट्रो रेल जो है ये भी आपका बिहार का जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि पटना में बिहार में पहली बार मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है।
इसका मंजूरी 2019 में ही दिया गया था और बिहार के अंदर लगभग 30 किलोमीटर का जो है मेट्रो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर जो होगा वो 18 किलोमीटर का लगभग होगा, जो दानापुर से खेमनीचक तक जाएगा, और दूसरा कॉरिडोर आपको याद रखना है सगुना मोड़ से जनकपुर। ठीक है, ये दिल्ली मेट्रो रेल DMRC आपका इसको बना रही है। ठीक है, तो आपको अर्बन डेवलपमेंट में कुछ प्रोग्राम्स याद रखने हैं, जैसे कि आपका नमामि गंगे स्कीम है। नमामि गंगे आपको याद रखना है। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन याद रखना है कि बिहार में अर्बनाइजेशन रेट बढ़ा है 16.1%, 2% हो चुका है 11.3% से, और 2.02 करोड़ एब्सोल्यूट नंबर है, और इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम है, ये आपको बताना है पहली बात। उसके अलावा गंगा जल आपूर्ति योजना का जिक्र करना है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 का यूज करना है। उसके अलावा आपको ये बताना है कि भैया नमामि गंगे स्कीम चलाया जा रहा है, अमृत स्कीम चलाया जा रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाया जा रहा है, ताकि हर साल 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। क्लीन इंडिया मिशन में जो अर्बन वाला कंपोनेंट है उसका आपको जिक्र करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन कंपोनेंट है उसका यूज करना है, आपको बताना है। पटना मेट्रो रेल के बारे में आपको बात करनी है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एजुकेशन सेक्टर की बात की गई है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर बिहार का क्या अचीवमेंट है, हेल्थ सेक्टर के अंदर बिहार का क्या अचीवमेंट रहा है पिछले 10 सालों में, उसकी बात की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात की गई है। इसमें सैनिटेशन और क्लीनलीनेस को लेकर बात की गई है। तो मतलब स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर बड़ा डिटेल में बात किया गया है। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको मेंस में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, हम ये नहीं बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर हम बात नहीं, यहाँ पर आंकड़ों का खेल हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर डेटा जो आपको दिया गया है वो कहा गया है कि बिहार के अंदर पिछले 16 सालों में जो है बिहार के अंदर लगातार सोशल सर्विसेज के अंदर एक्सपेंडिचर में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2005-06 के तुलना में 2021-22 में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर, लगभग 5 गुना जो है वो बढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा ये कहते हैं कि 2005-06 की तुलना में 2005-06 में जहां गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो था वो आपका 31.9% हुआ करता था, जो अब बढ़ के 42.4% हो चुका है। एब्सोल्यूट टर्म में ये 5 गुना ज़्यादा बढ़ा है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखेंगे तो पहले हर व्यक्ति पर 801 रुपया खर्च होता था सोशल सर्विसेज के ऊपर, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। अब वो बढ़ के लगभग 6,000 हो चुका है। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात की, पहली बात सोशल सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, ये सब सारी चीज़ों में हमने खर्चा बढ़ाया है। दूसरी बात आपको बताना है डेमोग्राफिक कंडीशन। तो एक इसमें तो तुलना किया गया है नेशनल और बिहार का। तो इसमें कहा गया है कि जो पिछले 60 सालों में इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो लगभग 3.5 गुना बढ़ा है। ठीक है, लगभग 3.5 गुना बढ़ा है, और पॉपुलेशन जो बिहार का है वो भी उतना ही लगभग बढ़ा है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट की लेकिन अगर बात करें तो 1951-61 से इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है वो घटा है 20.6%, जो है 12.2% ग्रोथ रेट जो है वो कमा है बिहार में रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है 26.2% है, 31.2% हो गया है। लेकिन बिहार में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 17.4% था 1951-61 में का सेंसस में, जो बढ़ गया है 24.2% हो गया 2011-12 में। ठीक है, तो ये डिकेडल ग्रोथ रेट का बात किया गया। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि बिहार में भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब सीधे हम आ जाते हैं हेल्थ का। जो देखिए, आपको सबसे पहली बात ना कि सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको याद होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, 17 के 17 बाई रट्टा मार जाओ। ठीक है, जैसे पहला जो है वो आपका पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो आपका हेल्थ इशू से जुड़ा हुआ है। थर्ड जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड हेल्थ से जुड़ा हुआ है। फोर्थ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीक़े से आपको याद रखना है सारी चीज़ें। हेल्थ रिलेटेड कंडीशन, जैसे ही हेल्थ का बात आएगा तो आप बता दीजिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
3 है ये, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है। तो बिहार में किस तरीका से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो बिहार में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल पर काम करता है। प्राइमरी लेवल पर ये होते हैं हमारे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सेकेंडरी लेवल पर होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिवीजन हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है हमारा, जैसे पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये टर्शियरी लेवल पर काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ, ठीक है। पहला जो स्कीम आता है वो जननी सुरक्षा योजना आता है। ये जननी सुरक्षा योजना एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, ठीक है। इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें जरूर स्टेट गवर्नमेंट का भी 40% पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसी के अंदर जननी सुरक्षा योजना है, और इसमें मेन जो आपका काम है वो है सेफ मदरहुड इनिशिएटिव, कि कैसे जो माँ है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किस तरीक़ा से उनको सेफ गार्ड किया जाए, है ना। क्योंकि बिहार के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। 2005 में ही ये स्टार्ट किया था जननी सुरक्षा योजना, और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि मदर मोर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR, उसको किस तरीक़ा से कम किया जा सकता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कभी इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर खास करके बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसको कम करने का उद्देश्य है जननी सुरक्षा योजना के अंदर। और इसमें क्या किया जाता है कि कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी महिलाएं जो करती हैं, महिलाएं जो कराती हैं हॉस्पिटल में आके, उनको कैश असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका पूरा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अनुसार ये काम करता है, जहाँ पर बैंक अकाउंट में ही बेनिफिशियरी को पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फिर नेशनल हेल्थ मिशन जो बिहार में है, उसमें बिहार के अंदर उसका क्या रोल है उस पर बात किया गया, बहुत ज़्यादा ये है नहीं। अब सीधे हम यहाँ पर आ जाते हैं, टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अचीवमेंट्स इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ इन बिहार। बिहार में हेल्थ के अंदर क्या क्या सुधार हुआ है। पहला बात तो ये कि बहुत सारे स्टेप्स ऑफ कोर्स लिए गए हैं, और इसमें से एक जो ये है कि बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 पास किया गया। बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 का पर्पस क्या है कि बिहार के अंदर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ाना, ठीक है। इसमें बिहार के अंदर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ाने की बात कही गई है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि बिहार में एक एम्स तो ऑलरेडी पटना में ऑपरेट कर ही रहा है, दूसरा एम्स जो है वो अब आपका ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो आपका है, ऑल इंडिया मेडिकल जो एम्स जो है आपका, वो दरभंगा में दूसरा वाला आपका खुलने जा रहा है। उसके अलावा नया मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वो 11 जो है बिहार के अंदर, नए 11 नए जो है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। उसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये कि बिहार के अंदर जो जितने भी 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, उन सब में कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, 15 सब हेल्थ सेंटर होगा, और वो 136 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखो हर चीज़ में ना 7 निश्चय जो है आ ही जाता है, इसलिए आपको 7 निश्चय तो आपको रट्टा मार ही लेना है भैया। आपको लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के ऊपर, जिसमें हर बात करेंगे कि एक एक कंपोनेंट में क्या क्या स्कीम चल रहा है बिहार का, उसका हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष में क्या है, लोगों को हेल्थ के लिए जो है ना, इलाज के लिए कुछ असिस्टेंस दिया जाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उसमें बताया गया कि लगभग 13,500 बेनिफिशियरी इनसे फ़ायदा हुआ है इनसे, ठीक है। तो ये हमारा हेल्थ सेक्टर में आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर में हमने क्या क्या अचीव किया है। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर सेकेंड एम्स का बात करना है, बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट का बात करना है, हर 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 15 हेल्थ सब सेंटर और 136 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष की बात कही गई है, और 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत
ठीक है, किस तरीका से रूरल एरियाज में हेल्थ को बढ़ाने के लिए, टेलीमेडिसिन वगैरह बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा थीम है इस चैप्टर का, वो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को लेके। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले की बात तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें एक डेटा आपको जो है याद रखना है, नेशनल सैंपल सर्वे 2018 जो आया था, एक्चुअली नेशनल सैंपल सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है। ये इसमें बताया गया है कि जो हमारा बिहार है उसमें 48.2% रूरल एरिया जो है वहाँ पर पानी जो आता है वो वाटर सप्लाई से आता है, और 48.6 जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो पानी जो है वो पाइप के जरिए उनके पास पहुँच पा रहा है। वाटर सप्लाई के लिए हमारा हर घर नल का जल योजना चल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, उसके अलावा मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना भी हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, बिहार हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पर विद द कमिटमेंट ऑफ इंश्योरिंग सैनिटेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का आपको जिक्र करना ही करना है जब भी स्वच्छता का बात हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ से एजुकेशन सेक्टर की बात शुरू हो गई है कि बिहार में एजुकेशन को लेके क्या क्या किया जा रहा है। तो पहली बात आप जरूर याद कि भाई एजुकेशन की बात हो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात ना करें तो ये तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करना ही करना है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है 10+2 स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। अब ये 10+2 स्ट्रक्चर जो है वो 5+3+3+4 ईयर्स का हो गया है। 5 साल में क्या है कि पहला तो 3 साल जो है वो बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा, फिर क्लास 1 और क्लास 2 तक पढ़ेगा, फिर आपका 3, 4 और 5 जो बच्चा होगा ये इस तरीका का स्ट्रक्चर होगा 3, 4, 5 वाला। उसके बाद 6, 7, 8 का होगा। ठीक है, और 9, 10, 11, 12 ये 4 कैटेगरी में 4 ग्रेड में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपका बिहार में भी लागू हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसका आपको जिक्र करना है। एजुकेशन के अंदर देखिए बिहार के अंदर जो है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के अंदर वो बढ़ा है, 41.3% तक बढ़ा है 2017 से 18 जो है उससे अगर कंपेरिजन करेंगे तो 2021-22 में 41% का इजाफा देखा गया है बिहार का एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके अलावा आप बात कर दीजिएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण का काम करेंगे। इसमें इसमें आप मिड डे मील स्कीम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक्चुअली। तो उसका आप बात करेंगे कि किस तरीका से एक टाइम का कुकड मील जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में 2021-22 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका आप याद रखेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि किस तरीका से जो ज़्यादातर जो बच्चे भूख के कारण जो है इलिटरेट हो जाते हैं तो उनको स्कूल में ही खाने का व्यवस्था कर दिया जाए ताकि जो है हमारा इनरोलमेंट रेट बढ़ सके और लोग बच्चे जो हैं लगातार स्कूल आ सकें। ठीक है, उनको रिटेन किया जाए। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जो 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो हाई लेवल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है, उनका जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको इम्प्रूव किया जाए और कैसे वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकें बच्चों को, उनके लिए उसके लिए काम किया जाए। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो समग्र शिक्षा अभियान में जो है ये 2018-19 में पहली बात तो ये लॉन्च किया गया था और इसमें पूरा प्री स्कूल से लेके मतलब प्ले स्कूल से लेके क्लास 12 स्कूल एजुकेशन को बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में है ना कैसे डेवलप किया जाए इसके लिए इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर भी बिहार में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
क्वांटिटेटिव इंक्रीज एंड क्वालिटेटिव इंक्रीज इन टेक्निकल एजुकेशन के अंदर बिहार में क्या क्या जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है कि 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल टुगेदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइएगा तो आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को कम से कम मिलेगा, और इस तरीक़ा से बिहार में सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 38 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश हो। ठीक है, उसके तो ट्रेडिशनल ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो चल ही रहा है। उसके अलावा कुछ नए ब्रांचेज को भी इंक्लूड किया, जैसे रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है 2022-23 से स्टार्ट किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर का बिहार के अंदर क्या अचीवमेंट रहा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है बताइए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा लूट रहे हैं हमारे काफ़ी सारे मंत्री जो हैं वो, उसमें क्या है ना, इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय प्रोग्राम के अंदर। और ये 7 निश्चय प्रोग्राम कौन सा कंपोनेंट था? आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल। और इसमें ये था कि भैया जो हमारे बच्चे हैं बिहार के, उनको हायर एजुकेशन में कैसे मदद किया जाए। ठीक है, इसमें 4 लाख का लोन दिया जाता था बच्चों को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। 2021-22 में मुख्यमंत्री उसकी, तो ये तो पूरा आपका हो गया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का। ठीक है, अब दूसरा जो स्कीम है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के सारे कैटेगरीज के बच्चियों को ये दिया जाता है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करेंगे। तीसरा, इसमें क्या है कि इसमें एक प्रोविज़न है कि 25% जो बच्चे हैं वो पुअर स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला देने का बात किया गया। जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है उसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे जो हैं उसको, है ना, वो एडमिशन दिया जा चुका है। सोशल वेलफेयर के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको याद रखना है यहाँ पर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना, ये जो बच्चे हैं, गरीब तबका के जो बच्चे हैं, उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। ये सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि क्या है ना, कि अगर मान लीजिए बच्चा बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेता है तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है ताकि वो मेंस का तैयारी कर सके, है ना। उसी तरीक़ा से अगर यूपीएससी प्रीलिम्स भी निकाल लेता है तो उसमें भी 50,000 या 1 लाख रुपया देने की बात कही गई है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके अलावा सामुदायिक करहा सह कार्य क्या है यार, सामुदायिक कड़हा सहकार्य सीड योजना, सहायता कॉल सेंटर से विकास मित्रास एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, ये भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना गरीब तबके के बच्चों को। राज्य कोचिंग योजना और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ि योजना। ठीक है, ये भी आपका है। तो ये आपके सारे प्रोग्राम जो हैं स्कॉलरशिप्स को लेके हैं। तो एजुकेशन में आपको बस याद ये रखना है कि भैया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो 7 निश्चय प्रोग्राम के अंदर ही था, जिसमें 4 लाख रुपए दिए जाते थे बच्चों को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक इसमें दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट में कहा गया है कि जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1974 से 1978 तक चला, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बड़ा ही ज़्यादा फोकस में रखा गया था। तो इस पर भी आप जोर रखेंगे। और वुमेन एम्पावरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो होता है इसको आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ठीक है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जेंडर बजटिंग जो है बिहार में 2008-09 से स्टार्ट हो गया था। बिहार शायद पहला स्टेट था जहाँ पर जेंडर बजटिंग स्टार्ट हो गया था 2008-09 में। तो ये सब आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का आपको जिक्र करना है जब भी वुमेन एम्पावरमेंट का बात हो। ठीक है, तो आगे बैंक सखी मॉडल का बात करना है, बैंक सखी मॉडल। ठीक है, बैंक सखी मॉडल जो है एक तरह से बैंकिंग सर्विस का अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसमें बैंकिंग सर्विसेज को कैसे रूरल वुमेन तक पहुंचाया जाए, है ना, ये इंश्योर किया जाता है। ठीक है, रूरल मार्केट्स, है ना,
ये भी ग्रोसरी शॉप वगैरह खोलने में किस तरीके से महिलाओं को हेल्प किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप जीविका में किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोबिलाइज करके जो है उस काम किया जा रहा है, वो भी आपको जिक्र करना है। एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज में आपको जो इन जीविका का हेल्प किया जा रहा है वो आपको जिक्र करना है। सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम, इसका आपको जिक्र करना है, ठीक है। सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम में महिलाओं को भी प्रीलिम्स निकालने पर पैसा दिया जाता है मेंस की तैयारी के लिए। उसके अलावा जीविका का जो दीदी का रसोई, दीदी का सिलाई प्रोग्राम है, वो आपको याद रखना है। 7 निश्चय में आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के अंदर 35% रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया गया है वो आपको याद रखना है। सोशल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ऑफ कोर्स इसमें मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है बिहार का, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। और आपको क्या है इसमें, एक तरह का इंक्लूसिव स्कीम है, ताकि जो महिलाएं हैं उनका सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल एम्पावरमेंट हो सके, ठीक है। इसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंदर, ताकि उनको ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ठीक है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको याद रखना है। उसके अलावा स्कीम ऑफ सोशल वेलफेयर फॉर ओल्ड एंड अनेबल पीपल इन बिहार, उसमें मुख्यमंत्री ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अटल व्यास अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय न्याय न्यूनी क्या है यार न्यूनीकरण कड़ी योजना, मुख्यमंत्री फैमिली बेनिफिट स्कीम, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत कुछ तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो आप ये चाहें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे नेशनल लेवल का जो चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर कुछ जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो चल रहा है उसको आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है आईसीडीएस के अंदर ही, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है आपको याद रखना है, ठीक है। सब ये सब बच्चा को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए। पोषण माह याद रखना है, सितंबर के हर महीना में होता है। किशोरी योजना जो है एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसमें चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक कैसे बच्चे को सही से ये किया जाए, वो उसके लिए है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जिक्र करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का ये स्कीम है कि उनको कैसे कंपनसेट किया जाए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। मातृ वंदना योजना, तो मातृ से आपको याद होना चाहिए, मातृ वंदना मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को हेल्प किया जाता है, ठीक है। उनको न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करके, उनको कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करके डीबीटी से, तो ये सब किया जाता है। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना भी हमने पढ़ा था, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाने का काम किया गया। पालना घर योजना है, जिसमें एक तरह के नेशनल क्रेच स्कीम है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनको डे केयर फैसिलिटी उनके बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जो बच्चे 6 महीना से 6 साल के बीच में, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपके काम के नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, बिहार के अंदर जो ई लॉट्स है इसको आपको याद रखना, ई लाइब्रेरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास 1 to 12 के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स का बुक आपको ऑनलाइन मिल जाता है। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना है, कराटे ट्रेनिंग फॉर सेल्फ डिफेंस है। उसके अलावा कला उत्सव, री यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये सब स्कीम्स जो हैं। अब हम आ जाते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है इसके अंदर काफ़ी सारा क्योंकि डेटा दिया गया है, ठीक है, तो वो हम समझ लेते हैं। देखिए, नेशनल लेवल पर जो वर्कफोर्स है ना, नेशनल लेवल पर, तो उसकी यहाँ पर बात कही गई है कि नेशनल लेवल पर जो वर्कफोर्स है वो 58.4% है मैं इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। बिहार के अंदर वो जो वर्कफोर्स है वो सिर्फ 42.2%, तो ये एक बड़ा ही विचित्र बात यहाँ पर किया गया, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भैया जो हमारा वर्कफोर्स है बिहार के अंदर वो नेशनल लेवल से जो है वो कम है, ठीक है। वर्कफोर्स का मतलब होता है कि जो लोग काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो लोग काम में इन्वॉल्व हैं, जो वर्किंग एज हमारा है वो काम में इन्वॉल्व है, 15 से 64 साल के जो लोग हैं
उनको काम मिला है या नहीं मिला है, कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में अगर आप देखेंगे तो मेल वर्कफोर्स यानी एक्चुअली वर्क पार्टिसिपेशन रेट ही है, तो मेल पार्टिसिपेशन रेट और फीमेल पार्टिसिपेशन रेट वो इंडिया में सबसे कम है, पूरा इंडिया में सबसे कम है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो हाईएस्ट है, ये रूरल और अर्बन एरिया में जो गैप है बिहार के अंदर वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हमारा वो 11.3%। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में सबसे कम है। जो सेकेंड नंबर पर कम में है, जो बॉटम से टॉप है सेकेंड में, वो हरियाणा है 21.6%, जो हमसे लगभग 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो गैप है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक्चुअली आपको हर जगह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नहीं मिलता है ना, इसको LFPR कहा जाता है कि जो आपका वर्किंग एज है उसमें से कितना जो है उसको काम मिला हुआ है, काम में अभी बिजी है। तो वो जो गैप है मेल और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, वो बिहार में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारा कल्चरल और सोशल रीजंस हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न का बिहार देख लीजिए कि 63.1% ऑफ टोटल मेल वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लीजिए। ठीक है, मतलब 63% जो मेल आपका जो वर्कर काम जो कर रहे हैं ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। 29.2% मेल वर्कर्स सिर्फ नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं एज सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स इंगेज्ड इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज 7.7%, और नेशनल एवरेज पर ये 23.2% है। बिहार में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 7.7% मेल वर्कर्स ऐसे हैं, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 8%, जो रेगुलर एम्प्लॉयड है। रेगुलर एम्प्लॉयड मतलब उनका सिक्योरिटी जो है जॉब का वो लगभग तय है कि उनको निकाला नहीं जाएगा कभी भी। नेशनल लेवल पर ये 23.2% है, तो नेशनल से हम लोग बहुत आधा, मतलब एक तरह से को वो एक तिहाई है। ओनली 7.8% फीमेल वर्कर्स आर इंगेज्ड इन वर्क विच प्रोवाइड्स देम रेगुलर वेजेस सैलरी। मतलब जितने भी महिलाएं बिहार के अंदर काम कर रही हैं जिनका पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, उनमें से सिर्फ 8% महिलाएं ही ऐसी हैं जिनको रेगुलर सैलरी मिलता है। ठीक है, बिहार के अंदर 43% मेल वर्कर्स और 77% फीमेल वर्कर्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। भाई साहब सोच लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो 27.5% है। ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज का लगभग है। ठीक है, 3.8% फीमेल वर्कर्स आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ बिहार विच इज फार बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 17%। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में 77% महिलाएं जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं बिहार में, और केवल 4% महिलाएं सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। टर्शियरी सेक्टर में अगर आप देखें तो मेल और फीमेल वर्कर्स का टर्शियरी सेक्टर में पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है। देखो, टर्शियरी सेक्टर बिहार में जो GSDP है उसमें कंट्रीब्यूशन 61% है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो टर्शियरी सेक्टर बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसे कामों में बिजी है जो आपको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिहार का स्टेटस एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में क्या है? तो बिहार में 44.8% मेल वर्कर जो हैं वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में बिजी हैं, जबकि नेशनल एवरेज ये 39% है। 78.6% फीमेल वर्कर्स जो बिहार में हैं और वो आपका बिजी हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, जो नेशनल लेवल पर 62.2% है। द सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिहार में जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है ना भाई, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही आ जाता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कुल मिला के 40% है बिहार का GSDP में। ठीक है, और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो 61% कंट्रीब्यूट करता है GSDP में। लेकिन जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की
तो ये हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है भाई, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट करता है, क्योंकि आपका 40% से ज़्यादा लोग तो एग्रीकल्चर और रिलाइट सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जिसका कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में महज 20% के आसपास है। तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत है ना। मतलब जो लो पेइंग जॉब्स हैं उसमें लोग ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ना, और जो हाई पेइंग जॉब है उसमें लोग कम कंसंट्रेटेड है। तो ये बिहार का बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, देखिए 44% मेल वर्कर जो है एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, 78.6% फीमेल वर्कर जो हैं और वो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा जो सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो ये बात आपको जिक्र करना ही होगा, आंसर में इस बात का आपको जिक्र करना ही होगा कि किस तरीक़ा से जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कम कर रहा है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। सबसे ज़्यादा सोचिए, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बिहार के इकोनॉमी में जीएसडीपी में सबसे कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर के बाद दूसरा नंबर पर आता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी ये दूसरा नंबर पर आ रहा है। और टर्शियरी सेक्टर जिसका जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 61%, वो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम दे रहा है। ठीक है, तो ये एक दुविधा है इंडिया में भी, और आप देखें तो बिहार में भी है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को लेके क्या किया जा रहा है बिहार में? तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है, बीएसडीएम। ठीक है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन में क्या है कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन एक नोडल एजेंसी है जो वर्कर्स को स्किल करता है। ठीक है, उनका स्किल जो है वो बढ़ाता है ताकि उनको फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है, ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑफ कोर्स, जिससे यूथ जो है हमारे बिहार के अंदर उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया जा सके। इसमें 15 से 25 साल के यूथ को टारगेट किया जाए जो कम से कम 10वां पास हो। ठीक है, उसके अलावा डोमेन स्किलिंग चल रहा है। डोमेन का मतलब होता है एक्सपर्टीज इन ए पर्टिकुलर फील्ड, तो उसको लेकर भी काम चल रहा है। अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट स्कीम भी चल रहा है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर ही। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट है उसको कैसे एड्रेस किया जाए उसके लिए बात हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो 2.0 है वो भी बिहार में चल ही रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, ये सब सारी चीज़ों का आप जिक्र करेंगे। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, बस डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ छोटा सा आंकड़ा जो है आपको याद रखना है कि देखिए, पहली बात तो डिजास्टर का फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी जो है वो लगातार इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ओपनिंग लाइन है, आप अगर इंट्रो लिखते हैं बिहार के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, तो आप बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो फ्रीक्वेंसी है ना डिजास्टर्स का, और वो जो इंटेंसिटी है वो दोनों बढ़ा है। फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और इंटेंसिटी मतलब जो आ रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ इम्पैक्टफुल हो गए हैं। ठीक है, बिहार को मेनली दो डिजास्टर से जो है दो दो हाथ करना पड़ता है। पहला जो आपका फ्लड है, फ्लड नॉर्थ बिहार को चपेटता है, और ड्राउट जो है वो साउथ बिहार को। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है भाई, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार। फ्लड जो है ना बिहार के लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करता है भाई। 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बिहार में फ्लड अफेक्टेड है, और इससे आपको पता चल कि लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर क्रॉप एरिया हमारा इम्पैक्ट होता है हर साल फ्लड के कारण, और लगभग 83 लाख लोग हमेशा बिहार फ्लड की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है तो क्या क्या किया जा सकता है? तो इसमें तो 3 अप्रोच होता है। आपको डिजास्टर आने से पहले क्या किया जा सकता है, डिजास्टर के दौरान क्या किया जा सकता है, और डिजास्टर जाने के बाद क्या किया जा सकता है। तो 3 प्रोंग्ड अप्रोच इसमें अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो बिहार के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करती है भैया, इसको मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेशन का जो स्कोप आता है ना, मिटिगेशन तो सबसे लास्ट में आता है जब डिजास्टर आके चला गया तब। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को पहले तो सेफ प्लेस में लाते हैं, ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, पहले आप ले आते हैं। दूसरी बात, उनके लिए रिलीफ कैंप्स और कम्युनिटी किचन ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनको कंपनसेशन पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट पेमेंट दिया जाता है। उसके अलावा फ्लड ट्रेनिंग रेडीनेस इंडिकेशन जो है हमने तैयार किया हुआ है। ड्राउट रिलीफ के लिए भी हमने स्पेशल असिस्टेंस दिया है। लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ड्राउट अफेक्टेड है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और हर जो हाउस होल्ड है उसको ड्राउट अफेक्टेड एरिया का उसको 3500 रुपया हर हाउस होल्ड को दिया गया है डीबीटी के अंदर।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बिहार का जो जान है, शान है और प्राण है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी और हंगर को हटाना है तो इसके लिए दो, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। पॉवर्टी हटाने के लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो हंगर से रिलेटेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का बिहार में क्या इंपॉर्टेंस है भैया, तो 88% जो पॉपुलेशन है हमारा वो रूरल एरियाज में रहता है। ठीक है, और नेशनल परसेंटेज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कहना है कि जो 15% जो लगभग 50% वर्कर्स जो है ना वो एग्रीकल्चर के अंदर डूबे हुए हैं, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। झारखंड का जब सेपरेशन हुआ बिहार से 15 नवंबर 2000 को, तो भैया उसके बाद से तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है ना बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कुछ चैलेंजेस जो हैं हमारा एग्रीकल्चर में वो क्या क्या है। पहली बात, इरेटिक रेनफॉल, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है क्लाइमेट चेंज के कारण। कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी ये बहुत कहना मुश्किल हो गया। फ्लड्स काफ़ी फ्रिक्वेंट हो गए हैं। ड्राई जो है रिवर्स जो है होती जा रही हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कह लीजिए, वो हमारा लैंड होल्डिंग साइज काफ़ी छोटा है। 93% फार्मर्स हमारे यहाँ जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का ज़मीन है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि उनको क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाता है भाई, नहीं हो पाता। ठीक है, बिहार का जो इकोनॉमी है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आया है, ये तो हमने कहा ही भैया कि भैया देखो आप 2017-18 से 2021-22 के बीच में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है बिहार के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, GSVA जिसको बोलते हैं, स्टेट वैल्यू एडिशन, उसमें 20% का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, सब सेक्टर की बात करें तो द मैक्सिमम शेयर ऑफ 11.1% ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन वाइज क्रॉप सेक्टर का सबसे ज़्यादा इसमें शेयर रहा है। 7% के आसपास लाइव स्टॉक सेक्टर जो है पशुपालन, और लगभग 2% फिशरी सेक्टर और एक्वा कल्चर का रहा है, उसमें लगभग 1.5% फॉरेस्ट्री और टिम्बर प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। सीरियल क्रॉप्स अकाउंटेड फॉर मोर देन 85% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, जिसमें सीरियल क्रॉप्स लगा रहा है, चावल दाल है ना, गेहूँ, ये सब लगाया जा रहा है। 6.4% एरिया में आप लगा रहे हैं पल्सेज, और 3.1% एरिया में शुगर केन लगा रहे हैं 2021-22 में। हॉर्टिकल्चर का भी काफ़ी कुछ हुआ है बिहार में, डेवलपमेंट हुआ है। क्या क्या स्टेप्स टेकन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन है, जिसमें जो फार्मर्स हमारे हैं उनको हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग प्रैक्टिसेज अडॉप्ट करने के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, मशरूम किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमने लॉन्च किया गया है, हमने लॉन्च किया है 11 जो मखाना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर। मखाना को आपको पता है, मिथिला मखाना को GI टैग भी मिला हुआ है। उसके अलावा टी, देखो हॉर्टिकल्चर में ना हम लोग फ्रूट वेजिटेबल की बात करते हैं, लेकिन मखाना और टी का, मशरूम का, ये सब बात हम जनरली नहीं करते हैं, ये आपको बात करना है। टी का खास करके किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये, ठीक है, तो स्पेशल क्रॉप स्कीम के अंदर इसको, टी को भी लाया गया, जिसमें 50% जो है टी एरिया को अगर आप बढ़ाते हैं तो 50% आपको सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में लाइव स्टॉक, फिशरीज, एक्वाकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 7% के लगभग रहा है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में लगभग पिछले 5 सालों में। ठीक है, और लाइव स्टॉक और फिश प्रोडक्शन में हमारा जो है काफ़ी इंक्रीमेंट भी हुआ है। हम फिश प्रोडक्शन में हम लगभग चौथे स्टेट स्थान पर पहुंच गए हैं, और इसमें हमारा जो डिमांड है फिश का बिहार के अंदर, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन भी हो गया है। तो एक सेल्फ सफिशेंसी भी आई है बिहार में फिश प्रोडक्शन के मामले में। लाइव स्टॉक सेंसस जो 2019 में आया था, उसमें बिहार के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइव स्टॉक बताया गया है कि वो 35% का इजाफा हुआ है। 2.7 करोड़ था 2003 में, जो बढ़ के अब 3.6 करोड़ हो चुका है 2019 में। ठीक है, उसके अलावा गव्य क्षेत्र, डेयरी
का भी हमने काफ़ी, बिहार में मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है भाई, काफ़ी बढ़ा। आप देख लीजिए कि लगभग जो है 7.3% का ग्रोथ रेट देखा गया है बिहार में मिल्क प्रोडक्शन में। पहले 92 लाख टन जो 2017-18 के अंदर प्रोड्यूस होता था, जो अब बढ़ के 121 लाख टन हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा। फिशरीज के बारे में बात कर ही लिया हमने कि लगभग 8% स्टेट एग्रीकल्चर जो है, स्टेट एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें इसका योगदान है। चीफ मिनिस्टर इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम हम चला रहे हैं। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। फिश क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रहा है। पेन फिश फार्मिंग जो है इन ओपन वाटर हम चला रहे हैं। पेन फिश फार्मिंग क्या होता है ओपन वाटर में? जैसे आपका रिवर है तो उसमें कुछ एरिया को इंक्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, साइड का एरिया या इस तरीक़ा से, ताकि वहाँ पर फिश फार्मिंग हो सके। एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए भी हम बहुत ज़्यादा जो है परिश्रमरत हैं। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना चल रहा है हमारा, इंटीग्रेटेड सीड विलेज प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री हरित कृषि सहायता योजना चल रहा है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रहा है, ठीक है, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल सके बिहार के किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रहा है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए हम चला रहे हैं लोन का स्कीम। बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं बिहार के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिहार में चल रही है। बिहार में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने, ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम आप कैसे भूल सकते हैं कि 2019-20 में ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम स्टार्ट किया गया था 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। उसके अलावा प्रधानमंत्री सीड सेक्टर मतलब जो किसान जो है इनपुट लगाते हैं ना, तो उसमें बीज भी खरीदते हैं ऑफ कोर्स। तो इस बीज को असिस्टेंस देने के लिए, जैसे बीज को खरीदने में भी पैसा तो लगता है ना भाई, तो कैसे उसको असिस्टेंस दिया जाए, उसके लिए पीएम किसान सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये एनुअली 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बिहार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश किए हैं। पहला आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो वेजिटेबल को लेके चंडी में इस्टेब्लिश किया गया है, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स जो है वो देसारे में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लेकर क्या काम कर रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिहार में जो एपीएमसी एक्ट था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, वो 2006 में ही एबोलिश कर दिया गया। तो अब क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट यार्ड्स हैं वो जो है हमारा गवर्नमेंट मार्केट्स पर ही चलते हैं, और उन पर कोई मार्केटिंग फीस नहीं होता है, ठीक है। लगभग 2700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान है, ताकि जो हमारा जो मार्केट यार्ड है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बिहान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि जो मार्केट नोट्स हैं उनको किस तरीक़ा से उनका जो प्राइस कमोडिटी डेटा है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। जो बिहार के 20 मार्केट्स हैं उनको ईनाम प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको नेशनल मार्केट का एक्सेस मिल सके, ठीक है। बिहार में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इरिगेशन एरिया में इजाफा आया है बिहार के अंदर। आपको ये डेटा जो है ना याद रखना है कि ट्यूबवेल या वेल से जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का। लगभग बिहार में 63% जो इरिगेटेड एरिया है वो ट्यूबवेल से उनका सिंचाई होता है। 30% एरिया का कैनाल वाटर से होता है, और 2% ही जो है हमारा दो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ठीक है। इरिगेशन पोटेंशियल बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इससे जो आपका क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप खास करके जो पैडी वगैरह उगता है, उस पर डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसके लिए क्या किया गया है, वेस्टर्न कोसी कैनाल स्कीम लॉन्च किया गया है, जो 7 निश्चय योजना के अंदर 2 के अंदर ही आता है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम इसमें किया गया। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। ये फ्लड प्रोन जो स्टेट्स हैं, बिहार जो है सबको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन स्टेट है, तो इसके लिए एग्रीकल्चरल फिजिकल मॉडलिंग सेंटर्स खोले गए हैं वर्ल्ड बैंक के सहायता से। और ये एक्चुअली ये मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर्स होंगे। पटना के अंदर इसको खोला गया है, और एक सुपौल के अंदर खोला गया है बीरपुर में, ठीक है। ये आपका पूरा एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर था। एनर्जी सेक्टर में बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस ये कहा गया कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हमारा पहले 2017-18 में 280 किलोवाट आवर था,
वो बढ़ के 329 किलोवाट आवर यानी 329 यूनिट जो है वो पर कैपिटा हमारा हो गया। तो इसमें इजाफा देखा गया है, मतलब हम डेवलप किए एक तरह से। पावर सेक्टर में आपको याद रखना है कि बहुत सारा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना, जो हर गांव को जो है इलेक्ट्रीफाई करने का मकसद रखता है। उसके अलावा रीस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का। सौभाग्य योजना, हर घर बिजली सहज योजना, हर घर सहज बिजली योजना जो है ये इसी का सौभाग्य स्कीम का है। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की हमने बात कर ली है। इसमें क्या हुआ है और इसका क्या क्या, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव? पहली बात कि रूरल हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर को फीडर सेपरेशन करना, ताकि जो फार्मर्स हैं जो उनको सफिशेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, पहली बात। दूसरी बात कि रूरल एरियाज़ में भाई टोका फंसा के लोग जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होता है, तो उसको मीटरिंग करके उसको ख़त्म करना, रूरल एरियाज़ को कंटिन्यूस पावर सप्लाई करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। और इसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना अर्बन एरियाज में, कंज्यूमर्स को 24/7 पावर सप्लाई पहुँचे। और हमारा जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस होता है जो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, उसको कम करना भी हमारा एक मकसद है। ठीक है। रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होते हैं उसमें सोलर प्लेट्स, सोलर जो है फ्लेयर्स लगाए जाते हैं, ताकि सोलर एनर्जी का हम यूज कर पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। वन नेशन वन टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को ना ज़्यादा टैरिफ पर बिजलियाँ मिलती हैं। तो इससे बिहार गवर्नमेंट जो है काफ़ी, बिहार गवर्नमेंट के लिए ठीक तो नहीं है ना भाई, कि एक तो आप देखो कि आपको ज़्यादा टैरिफ पर बिजली मिल रही है, दूसरे कि आपको सब्सिडी भी देना है कंज्यूमर को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो लॉस में चली जाती है ना भाई, क्योंकि आपको ज़्यादा महंगा दाम पर ख़रीदना है बिजली को और कम दाम पर बेचना है, तो भाई क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो वन नेशन वन टैरिफ से कम डिस्कॉम्स को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम रिलेटेड टू पावर सेक्टर क्या है? बैकवर्ड एरिया ग्रांट फंड है। उसके अलावा ये सब स्मार्ट मीटरिंग वाला है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इन्होंने गोल रखा है कि हर घर को जो है उनको स्मार्ट मीटर कर देना है भाई। ठीक है। आउट ऑफ 1.85 करोड़ कंज्यूमर्स इन बिहार, 90% आर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। ठीक है। तो टाइमली पेमेंट ऑफ बिल एक बड़ा इशू है बिहार में, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। 2022 तक लगभग 10.5 लाख स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो प्रीपेड फैसिलिटी में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, आपको याद रखना है कि रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार में पावर जेनरेटिंग यूनिट से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, आपको ये सब याद ही नहीं रखना है। सुविधा मोबाइल ऐप याद रखना है बस, कि कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सुविधा मोबाइल ऐप पर आपको उसका वो मिल जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, BREDA, ब्रेडा। ब्रेडा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार के अंदर ये रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने का काम करती है, और इसके अंदर बहुत काम भी हुआ है, जैसे रूफटॉप सोलर सिस्टम को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर लगाने का काम, उसको ग्रिड से कनेक्ट करने का काम, प्राइवेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो है सोलर रूफटॉप लगाना और उसको ग्रिड कनेक्टेड करना, सोलर वाटर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो दरभंगा वगैरह में लगाए गए हैं, 250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी। ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ना, कि 68th BPSC का जो मैं मेंस लिख रहा था, तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि बिहार के अंदर सोलर एनर्जी को ये बढ़ाने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या बिहार गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है। तो मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं था, लेकिन कुछ कुछ जो है याद ज़रूर था। तो ज़्यादातर मैंने स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लिखे थे, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं तो बिहार में भी लागू तो होगा ही। लेकिन आपको अगर बिहार स्पेसिफिक कुछ अगर आप बातें लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, स्कीम्स लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा नंबर मिलने वाला है इसमें। ठीक है। तो ये पूरा हमारा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया है कंप्लीट। ठीक है। तो आप जो है तो इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, और भाई लाइक तो करना ही है आपको, खैर वो तो आपका एक ड्यूटी है। आपको नोट्स बनाना है और बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्विस से जो आपका यूज जो है बहुत ज़्यादा भर भर के यूज कर सकते हैं आप, जो आपका BPSC मेंस होने वाला है उसमें आंसर राइटिंग में। ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम बजट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।